पल आपके साथ। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार, और इसीलिए हम भी आपके लिए लेकर आए हैं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। बिल्कुल, जहां हम बात करेंगे नए भारत की, साथ ही आपको बताएंगे आज अलग अलग न्यूज़पेपर में कौन सी सकारात्मक खबरें प्रकाशित हुई हैं और आत्मनिर्भर भारत कैसे लगातार आगे बढ़ रहा है। आर्थिक विकास की भी जो झलक है वो हमें नजर आएगी, और खेल जगत में क्या हुआ हिट और कैसी रहेगी आपकी सेहत फिट। इसके साथ साथ हम टिकटॉक की दुनिया में भी आपको लेकर के चलेंगे और नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर भी, साथ ही वो हर बात जो आपके दिन को बनाएगी बेहद ही खास। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मुकुल शर्मा। तो आइए नया सवेरा की कर लेते हैं शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 देशों की यात्रा पर जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक हितों के मुद्दों पर करेंगे बातचीत। राज्यसभा में आज भी होगी चुनाव सुधार पर बहस, तो वहीं लोकसभा में अनुदान की अनुपूरक मांगों पर होगी चर्चा। विनियोग विधेयक भी हो सकता है पारित। बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का आज पार्टी मुख्यालय में होगा अभिनंदन समारोह। कहा, एक है एनडीए गठबंधन, कोई चुनौती नहीं। ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हुए हमले की चौतरफा निंदा। मृतकों और घायलों के सम्मान में आज झुका रहेगा ऑस्ट्रेलिया का झंडा। भारत ने साउथ अफ्रीका को T20 मैच में 7 विकेट से हराया। 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे टीम इंडिया। और आज दिल्ली में दिखेगा मैसी का मैजिक। दोपहर 1 से 4 बजे के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में होगा सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। और हेडलाइंस के बाद आइए अब तमाम जो खबरें हैं वो विस्तार से संध्या बता देते हैं दर्शकों को। सबसे पहले अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर, तो आपको बता दें भारत जॉर्डन कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से जॉर्डन की यात्रा पर रहेंगे। पीएम अम्मान में किंग अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात करेंगे। पीएम जॉर्डन में ऐतिहासिक नगर पेट्रा भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी संवाद करने वाले हैं। और पीएम की यह यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती देने की दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों की शुरुआत जॉर्डन से हो रही है। पीएम राजधानी अम्मान में किंग अब्दुल्ला द्वितीय से द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री और जॉर्डन किंग भारत जॉर्डन व्यापार सम्मेलन को संबोधित करेंगे। Prime Minister will arrive in Amman on 15th of December. On the same day, he'll meet His Majesty King Abdullah II for a one-on-one talk, to be followed by delegation-level talks. On the next day, Prime Minister and the King are expected to address the India-Jordan business event, to be attended by leading businessmen from both sides. Prime Minister will also interact with the vibrant Indian community in Jordan, and along with Crown Prince, Prime Minister will visit the historic city of Petra, a city which shares ancient trade linkages with India, weather permitting of course. पीएम वहां रह रहे भारतीय समुदाय से भी संवाद करेंगे। जॉर्डन में रहने वाले हजारों भारतवंशी विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। एक्साइटमेंट तो बहुत है, पहली बार ऐसा चांस मिल रहा है उनसे मिलने का, करीब से पास में देखने का।
Very excited because पहली बार इतना close से देख रहे हैं. We have heard, we have seen a lot of things what he has done for the country and the nation. So we are trying to. It's very excited to see him for the first time so close. We really hope कि सर को जॉर्डन बहुत पसंद आए. Jordan is a very nice place with such a huge crowd, Indian crowd here. So I'm sure sir will like it and we are so ready to welcome him. भारत जॉर्डन कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर यह दौरा बेहद अहम हो चला है. किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 37 वर्ष के बाद पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा है. प्रधानमंत्री जॉर्डन के किंग के साथ ऐतिहासिक नगर पेट्रा भी जाएंगे. इस नगर के भारत के साथ प्राचीन व्यापारिक संबंध रहे हैं. We would like to extend collaboration between Jordan and India in the archaeological and tourism fields, and that would include not only signing these agreements but also expanding the joint marketing between India and Jordan. मजबूत कूटनीतिक, आर्थिक और रक्षा संबंध भारत जॉर्डन दोस्ती की पहचान है. आतंकवाद के खिलाफ दोनों ही देश एकजुटता को दोहराते रहे हैं. जॉर्डन के किंग ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई में साथ खड़े रहने की प्रतिबद्धता जाहिर की थी. भारत जॉर्डन का तीसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है. दोनों देशों के बीच लगभग 2.8 अरब डॉलर का व्यापार होता है. पीएम के इस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों में विस्तार की नई इबारत लिखी जाएगी. द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग, रक्षा क्षेत्र और सांस्कृतिक आदान प्रदान, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर दोनों देश नई ऊंचाइयां छूना चाहेंगे. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली बायलैटरल विजिट एक स्वर्णिम अवसर होगा. कैमरामैन प्रमोद के साथ में विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, अम्मान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय जॉर्डन यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को नया आयाम देने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. द्विपक्षीय संबंधों पर जॉर्डन में भारत के राजदूत मनीष चौहान ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि पीएम मोदी का ये दौरा ऐतिहासिक है. माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 15 और 16 दिसंबर को जॉर्डन में है, ये जैसा कि आपने कहा एक तरह से ऐतिहासिक तो है ही है, अभूतपूर्व भी है जी. इस तरह की और इस स्केल की यात्रा शायद पहले नहीं हुई है. और ये जो आजकल की परिस्थितियां हैं जो रीजन का में आप देख ही रहे हैं, उन सब के बीच में भारत और जॉर्डन के मैत्रीपूर्ण संबंध, ये 75वीं वर्षगांठ जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, और ये जो बुनियाद है, एक ठोस बुनियाद जिसपे कि रिलेशनशिप है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री ने और यहाँ के जो महामहिम हैं हिज मैजेस्टी किंग अब्दुल्ला II, उनका भी बहुत योगदान रहा है. और इस खबर पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं. हमारे सहयोगी संवाददाता विशाल बैरिस्टो अम्मान से हमारे साथ जुड़ गए हैं. विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहले वो जॉर्डन पहुंचेंगे. आपकी रिपोर्ट भी अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि किस तरह से जॉर्डन वासी और भारतवंशी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में जब भारत और जॉर्डन के 75 वर्ष कूटनीतिक संबंधों को हो रहे हैं, प्रधानमंत्री की ये यात्रा किन किन मायनों में बेहद ही खास और महत्वपूर्ण मानी जा रही है? संध्या, सबसे पहले आपको और मुकुल को सुप्रभात. जैसे कि आप देख सकते हैं, अम्मान में अभी सूरज नहीं निकला है, काफी ठंड है, कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा. लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 37 साल बाद प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं यहाँ पर इंडिया के, उसको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है. और भारत और जॉर्डन की अगर हम दोस्ती की बात करें तो उसके 75 साल हम लोग मना रहे हैं बायलैटरल रिलेशंस की, और प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये पहली बायलैटरल विजिट भी है. अगर दोनों देशों के हम रिश्तों की बात करें तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं कि टेररिज्म को लेकर दोनों देश सेम पेज पर है. जॉर्डन के जो किंग अब्दुल्ला II है, उन्होंने 2015 में अकाबा प्रोसेस की बात की थी. अकाबा एक शहर है यहाँ पर, कोस्टल सिटी है जॉर्डन के अंदर, और उसको लेकर जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने बात की थी कि किस तरह से ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, किस तरह से टेररिज्म का मुकाबला किया जाए, और किस तरह से ट्रांसनेशनल जो फाइनेंस होता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, नॉन स्टेट एक्टर्स को, उस पर कैसे काबू पाया जाए. और उसके लिए सभी हेड्स ऑफ स्टेट्स को एक साथ आना होगा. भारत भी आतंकवाद की खिलाफत करता रहा है. भारत का हमेशा से ये कहना है कि आतंकवाद का कोई नाम नहीं होता और आतंकवाद पे काबू पाना चाहिए. कल जो बॉन्डी की घटना हुई है उसके बाद एक बार फिर से टेररिज्म का मुद्दा बहुत हावी हो गया है,
और हम जहां पर खड़े हैं ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट है गल्फ के अंदर, इससे लगता हुआ है पैलेस्टीन और इजराइल का इलाका। तो जॉर्डन और भारत दोनों इस बात पर जोर देते रहे हैं कि बातचीत से मामला सुलझाना चाहिए। संध्या। बिल्कुल विशाल, इसके साथ साथ अगर देखा जाए, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में जो दोनों देशों के संबंध हैं वो इस यात्रा के बाद और मजबूत होते हुए नजर आएंगे। अलग अलग क्षेत्रों में, फिर चाहे रक्षा सुरक्षा की हम बात करें, प्रौद्योगिकी की बात की जाए, वो तमाम क्षेत्र कैसे दोनों देश जो हैं एक दूसरे के लिए उसमें और मददगार साबित होते हुए नजर आएंगे हमें। देखिए, जब हम दोनों देशों की बात करते हैं तो भारत और जॉर्डन बहुत सालों से दोस्त हैं और दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अगर हम इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो यहाँ का फॉस्फेट और पोटाश, इंडिया उसका बड़ा इंपोर्टर है और थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है जॉर्डन के साथ। उसी के साथ यहाँ पर 15 ब्रांड्स हैं, गारमेंट ब्रांड्स हैं जो इंडियन कंपनीज के हैं और करीब उनका $500 मिलियन का निवेश है यहाँ पर। दोनों देशों की अगर बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो 2.8 अरब, 2.8 अरब डॉलर का दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड होता है, जिसको नई ऊंचाइयों पे ले जाने की बात की जाएगी। और जॉर्डन की अगर विजिट की इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो जॉर्डन ऐसी जगह पर सिचुएटेड है जो भारत को बहुत सूट करता है। अगर हम आईमेक की बात करते हैं, इंटरनेशनल मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, तो उसमें जॉर्डन एक सेफ पैसेज प्रोवाइड करता है इंडिया को। और उसके साथ ही जो लवाता गेटवे है उसमें भी जॉर्डन की इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो ईस्ट मेडिटेरियन से भारत को कनेक्ट करेगा। तो ये तमाम चीजों के मद्देनजर जॉर्डन की अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है और भारत जिस तरह से ग्लोबल साउथ का लीडर बन के उभरा है और मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहलाता है, उसकी नजर से भी दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आपने रिपोर्ट में भी देखा होगा, प्रधानमंत्री इस जो मीटिंग है, जो इनकी विजिट है, वो किंग अब्दुल्ला के साथ होगी। और आज जब प्राइम मिनिस्टर लैंड करेंगे अमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तो उनको जॉर्डन के प्राइम मिनिस्टर रिसीव करने जाएंगे। और उसके बाद शाम को पैलेस के अंदर किंग और क्राउन प्रिंस दोनों प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे, बायलैटरल्स होंगे और MOU साइन होंगे और रात को डिनर होगा। इसके अलावा कल पेट्रा सिटी भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ होंगे किंग अब्दुल्ला II और क्राउन प्रिंस। और पेट्रा और भारत का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। पेट्रा एक जंक्शन रहा है सिल्क और स्पाइस रूट का, 2300 साल पुराना वो शहर है और 7 अजूबों में उसका शुमार है। जी, बहुत शुक्रिया विशाल तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। तो एक बात तो स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जॉर्डन दौरा है वो कई मायनों में बेहद ही खास और अहम है, न केवल जॉर्डन के लिए बल्कि आसपास के जो सीमावर्ती देश हैं वहां भी भारत की ओर से एक सकारात्मक संदेश जाने की उम्मीद है। बिल्कुल संध्या, दौरा अपने आप में बेहद खास, लेकिन खबरों में और क्या कुछ खास है बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को KVIC ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जी हां, आज बीजेपी के लिए एक खासा महत्वपूर्ण दिन है। वो महत्वपूर्ण दिन क्यों है? क्योंकि नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि नितिन नबीन आज दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली पहुंचने पर उनका पार्टी मुख्यालय में जोरदार स्वागत होगा। लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले पटना में उन्होंने अपने पिता नवीन सिन्हा को श्रद्धांजलि दी और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हर गांव और शहर में विकास पहुंचा है, भाजपा का विस्तार हुआ है, अंत्योदय को बढ़ावा मिला है। और साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए एक है और कोई चुनौती नहीं है। पार्टी ने हमेशा कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया है। बंगाल चुनाव पर भी उन्होंने अपनी बात कही और कहा कि पार्टी हर समय चुनाव के लिए तैयार है।
तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष आज दिल्ली पहुंचेंगे। बंगाल चुनाव पर उन्होंने अपनी बात कही है और दिल्ली पहुंचने से पहले उन्होंने अपने पिता को याद किया, उन्हें नमन किया। हर कार्यकर्ता हर दिन चुनाव के लिए तैयार है, ये बात भी नितिन नवीन ने अपनी बात में कही और आज वो बिहार से दिल्ली का रुख करेंगे। बीजेपी के लिए आज कई मायनों में खासा महत्वपूर्ण दिन है। लंबे समय से प्रतीक्षा थी भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे। हालांकि नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष फिलहाल बनाया गया है। बिल्कुल, अब माना जा रहा है कि एक तरीके से नवीन भाजपा जिस तरीके से अलग अलग अगर हम बात करें, संध्या सोशल मीडिया पर भी इस बात का जिक्र है कि एक नेक्स्ट जनरेशन जो है उसके में कमान अब सौंपी गई है बीजेपी की ओर से भी, क्योंकि सबसे कम उम्र के अभी के अध्यक्ष हैं और किस तरीके से जाहिर तौर पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि पार्टी ने हमेशा कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया और यही स्थिति आगे भी रहेगी। मैं तो यही कहूँगा कि आज के दिन अपने पिता को नमन करता हूँ और उनका आशीर्वाद जो मिला है उसके को और उनका जो सम्मान रहा है उसको और बढ़ाने का प्रयास करूँगा। ये स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आज एक एक गांव में, एक एक कस्बे में विकास भी पहुंचा, भाजपा का भी विस्तार हुआ और आम जनमानस जिस पार्टी को लोग कहते थे कि इसकी पार्टी है, आज गरीबों की पार्टी बनकर भाजपा खड़ी हुई। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको भाजपा ने, एनडीए गठबंधन ने विकास की योजनाओं से छुआ नहीं। बंगाल हो, यूपी हो, असम हो, बिहार, भाजपा का कार्यकर्ता हर दिन चुनाव के लिए तैयार रहता है। यही भाजपा की खूबसूरती है और मैं मानता हूं कि बाकी लोग चुनाव में काम करते हैं, भाजपा का कार्यकर्ता 24/7 काम करता है। तो आखिर क्या खास है नितिन नवीन में, क्यों पार्टी नेतृत्व की पसंद बना ये नाम, आइए समझते हैं। खासतौर से अगर देखा जाए तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और साथ ही जमीनी और इसके साथ साथ एक तेज तर्रार नेता के रूप में नितिन नवीन को देखा जाता है। उसी वजह से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है उनको सौंपी गई है। कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में भी नितिन नवीन ने अपनी पहचान बनाई है। जब भी उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो जो जिम्मेदारियां सौंपी गई उन्होंने बखूबी निभाई। स्पष्टवादी और फैसले लेने वाले नेता की छवि नितिन नवीन की रही है। बीजेपी नेतृत्व के लिए भरोसेमंद नाम है नितिन नवीन। बिल्कुल, और बीजेपी के लिए अगर देखा जाए तो संकट मोचक नेताओं में से एक माने जाते हैं नितिन नवीन और खासतौर से बिहार की बांकीपुरा सीट से विधायक हैं। बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं। बिहार की मौजूदा सरकार जहां पर मंत्री पद भी संभाल रहे हैं और अब एक बड़ी जिम्मेदारी उनको यहां सौंपी गई है। बिहार में पथ निर्माण विभाग का दायित्व नितिन नवीन पर है। खासतौर से अगर देखा जाए तो किस तरीके से सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होना चाहिए उस पर पूरी तरीके से जोर है। और हमारे संवाददाता राजेश राज फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जानना चाहेंगे आपसे, अगर देखा जाए अब क्योंकि बीजेपी की कमान एक ऐसे नेता को सौंपी जा रही है जिसको ना सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन के तौर पर भी देखा जा रहा है, बल्कि जब हम बात कर रहे हैं सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, किस तरीके से तमाम जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और क्या इसमें भी किसी तरह का कोई संदेश है? देखिए, निश्चित तौर पर मुकुल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, अभी नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी 24/7 काम करती है। एक राज्य में चुनाव खत्म नहीं होता, दूसरे राज्य में पार्टी के जो आला नेता हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को चाक चौबंद करने के लिए जुट जाते हैं और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटे काम करते हैं। और मुझे नितिन नवीन को अभी जो प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं जो उसकी पूरी पृष्ठभूमि थी उसको अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में तय किया था। जब आपको याद हो कि जब उनके कैबिनेट में युवा तेज तर्रार लोगों को उन्होंने जगह दी थी, राजीव प्रताप रूडी, रविशंकर प्रसाद, संजय पासवान, ये वो नाम थे, ये वो चेहरे थे, सैयद शाहनवाज हुसैन, जिनको बीजेपी ने उस वक्त युवा तुर्क के तौर पर प्रोजेक्ट किया। और आने वाले दिनों में आपने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान हो, भूपेंद्र यादव हो, प्रकाश जावड़ेकर हो, ये तमाम जो युवा चेहरे थे उनको फिर नरेंद्र मोदी की सरकार में और फिर अरुण जेटली के नेतृत्व में उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा
सेकंड लाइन तैयार करके चलती है और उसी कड़ी में नितिन नवीन की ये जो ताजपोशी है उसको देखा जा सकता है। नितिन नवीन 2006 में पहली बार तब पटना पश्चिम से विधायक बने थे जब उनके पिताजी नवीन किशोर सिन्हा, जो बहुत ही चर्चित विधायक थे, का बीजेपी के फाउंडर, बिहार में बीजेपी के फाउंडर विधायकों में, फाउंडर कार्यकर्ताओं में उनका बड़ा नाम था। और 2005 में नीतीश कुमार की सत्ता में आने के बाद नवीन किशोर सिन्हा का निधन हो जाता है। उसके बाद जो उपचुनाव होते हैं, उस उपचुनाव में 2006 में पटना पश्चिम से नितिन नवीन चुनकर आते हैं। उसके बाद 2009 में जो नया परिसीमन होता है, तो फिर 2010 में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र पर से वो किस्मत आजमाते हैं और तब से लेकर 2025 तक कुल 5 बार अब तक वो विधायक रह चुके हैं। कई बार उन्होंने मंत्री पद को भी सुशोभित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदों पर वो आसीन रहे हैं और बेहद सौम्य और शालीन कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं। अभी पटना में जो प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ था 2 नवंबर को, वो उसके कन्वेनर थे और मैं उस वक्त रोड शो कवर कर रहा था। मैं और नितिन नवीन दोनों प्रधानमंत्री के काफिले के बहुत आगे आगे हम लोग चल रहे थे। मैंने नितिन नवीन से पूछा कि आपका कंस्टिट्यूंसी है, उन्होंने कहा कि दोनों मिला जुला कंस्टिट्यूंसी है, आगे हमारी कंस्टिट्यूंसी शुरू होगी। और इस तरीके से जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो मैंने देखा कि बिहार बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी थे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नितिन नवीन को बुलाकर पीठ थपथपाया गांधी मैदान में, जहां पर प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से उतरकर गए। तो मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ रहा था कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश के नितिन नवीन अध्यक्ष भी रह चुके थे, महासचिव रह चुके थे, छत्तीसगढ़ के वर्तमान में प्रभारी भी वो हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं नितिन नवीन की जो अपनी कार्य कुशलता है, उनकी व्यवहार कुशलता है, शालीनता, सौम्यता, वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए बहुत ही काम आएगी। और पार्टी के जो सामान्य कार्यकर्ता हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक उम्मीद की किरण जगाई है कि सामान्य कार्यकर्ता भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, सामान्य कार्यकर्ता भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कार्यकारी अध्यक्ष बन सकता है। सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाली आदिवासी महिला भी देश में राष्ट्रपति का पद सुशोभित कर सकती है। राजेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने कई मंचों से सुना है, वो भारत की सकारात्मक जेनजी का जिक्र करते हैं और उसी की झलक नितिन नवीन को इस बार जो कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है उसमें नजर आ रही है। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार का उनका एक राजनीतिक सफर लंबा रहा है, अनुभव भी रहा है और उसके अलावा उन्हें जो जो जिम्मेदारियां दी गई, चाहे बात छत्तीसगढ़ की हो, बात सिक्किम की हो, उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। ऐसे में अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना किस तरह से संगठनात्मक रूप से संगठन को आगे बढ़ाएगा, संगठन को मजबूती प्रदान करेगा? देखिए, नितिन नवीन जिस वर्ग से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, कायस्थ समाज, उनकी कहीं ना कहीं आबादी देश भर में है और खासकर पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी अच्छी खासी आबादी है। आपको याद हो कि निरंजन दास मुंशी कायस्थ समाज से आते थे, जो यूपीए 2, यूपीए 1 में मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री थे। तो कहीं ना कहीं नितिन नवीन को की ताजपोशी कर भारतीय जनता पार्टी ने जहां उस समाज के को एक बड़ा प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सर्व समाज की बात करती है। और आपने देखा कि पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता हो या फिर सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले लोग हैं, उनको भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति, वर्तमान में जो द्रौपदी मुर्मू है, उनका नाम बहुत ही संजीदगी के साथ लिया जा सकता है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को कैसे राष्ट्रपति के पद तक भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाने की कोशिश। बिल्कुल राजेश, तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं। योग्यता को भी कहीं न कहीं देखा जाता है, योग्यता की कसौटी पर कसने की भी कोशिश की जाती है और इसके भी नायाब उदाहरण एपीजे अब्दुल कलाम रहे हैं। और अब नितिन नवीन का नाम भी उन लोगों में शुमार हो गया है जो बहुत कम उम्र में विधायक बनकर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और एक लंबी पारी खेलने के लिए भारतीय जनता पार्टी उन्हें तैयार कर रही है और कहीं ना कहीं सामान्य कार्यकर्ताओं में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि बिल्कुल बेहद ही कम उम्र में एक बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को सौंपी गई है और देखना होगा कितना बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी का उन्हें वहन करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुकुल, एक बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी न केवल कार्यकर्ता को तलाशती है बल्कि तराशती है और सही समय पर सही जिम्मेदारी भी देती है। ये नई ताजपोशी से साफ हो रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक जीवंत उदाहरण हमारे सामने है। फिलहाल नया सवेरा में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।
देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं शीतकालीन सत्र को लेकर। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी सप्ताह में अगर संसद के दोनों सदनों के कामकाज को देखा जाए तो राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल के अलावा चुनाव सुधार पर चल रही चर्चा जारी रहेगी। इसके साथ साथ लोकसभा में भी विधायी कामकाज देखें तो प्रश्नकाल और शून्यकाल के साथ साथ 2025-26 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों पर आगे की चर्चा और मतदान सूचीबद्ध है। साथ ही विनियोग विधेयक 2025 पर निर्मला सीतारमण यह प्रस्ताव करेंगी कि वित्तीय वर्ष 2025 और 26 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग के अधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। और अब बात टाइगर रिजर्व से जुड़ी हुई, क्योंकि देश के सभी टाइगर रिजर्व में आज से बाघों की गणना होगी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तरफ से ये गणना आज से शुरू होकर फरवरी 2026 तक चलाई जाएगी। बिल्कुल, प्राधिकरण हर 4 साल में देश के सभी टाइगर रिजर्व और जंगलों में एक साथ बाघ गणना का काम करवाता है। एनटीसीए की गाइडलाइन के तहत ये गणना होगी। गणना का काम पूरा होने के बाद अप्रैल तक रिपोर्ट जारी की जाएगी। कॉर्बेट पार्क सहित नैनीताल के सभी वन प्रभागों में बाघों की गणना की तैयारियां अपने अंतिम चरण पर हैं। नैनीताल वन प्रभाग के डीएफओ आकाश गंगवार ने बताया कि बाघ गणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन जो है ये हर 4 साल में एक्सरसाइज रिपीट की जाती है। पिछला ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 में हुआ था, तो 2026 के एस्टिमेशन की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अब आगामी 15 दिसंबर से हम अपना फील्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पहले फेज में साइन सर्वे किया जाएगा, उसके बाद में लाइन ट्रांसजेक्ट किया जाएगा और लास्ट में कैमरा ट्रैप्स हमारे द्वारा लगाए जाएंगे। और आइए अब खबर के माध्यम से आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने ईवीएम की जांच के लिए अहम फैसला लिया है। इसके तहत ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच यानी कि एफएलसी के लिए 5 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। ये सभी अधिकारी अन्य राज्यों से हैं। आयोग के मुताबिक इन नोडल अधिकारियों को विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न एफएसएल स्थलों पर पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया गया है। निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार की तस्वीर ईवीएम पर प्रदर्शित की जाएगी। जिस तरीके से लगातार सवाल उठते हैं, उन सभी सवालों को पूरी पारदर्शिता के साथ यहाँ पर अगर देखा जाए, निर्वाचन आयोग जवाब देता हुआ नजर आता है। और उसी कड़ी में अब जो जांच है वो भी यहाँ पर की जाएगी ईवीएम मशीन की। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं अलकनंदा नाम की यह एक नई आकाशगंगा है। वैज्ञानिकों के लिए एक अहम खोज बनकर सामने भी आई है। क्या है आखिर अलकनंदा और क्यों मानी जा रही है महत्वपूर्ण, बताएंगे हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव साइंस पार्क के इस खास सेगमेंट में। हमने आकाशगंगा के बारे में पढ़ा है और उसके बनने की प्रक्रिया को भी जाना है, लेकिन एक खोज ने उस पुराने शोध और ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आपको पता है कि ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इन आकाशगंगाओं पर लगातार शोध कार्य करते रहते हैं। इन्हीं अरबों आकाशगंगाओं में से एक आकाशगंगा हमारी भी है, जिसमें पृथ्वी एक ग्रह के रूप में है। अक्सर तारों के विशाल समूह के रूप में समझी जाने वाली आकाशगंगाएं, जैसा कि तस्वीरों में दिखाई देता है, वास्तव में गैस, धूल और डार्क मैटर जैसे अन्य प्रकार के पदार्थ ही होते हैं। खगोलविद जानते हैं कि बिग बैंग के तुरंत बाद आकाशगंगाओं का निर्माण शुरू हो गया था, लेकिन क्या वैज्ञानिक अभी तक आकाशगंगा बनने की प्रक्रिया को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं? क्या अभी भी आकाशगंगा में और शोध की जरूरत है? क्या वैज्ञानिकों को पृथ्वी जैसे कई ग्रहों के बारे में जानकारी के लिए और शोध कार्य करने पड़ेंगे? 2 भारतीय खगोलविदों ने एक नए आकाशगंगा की खोज की है, जिसके बाद विज्ञान की दुनिया में आकाशगंगा के निर्माण और निर्माण की प्रक्रिया पर फिर से हलचल शुरू हो गई है। तो आज हम साइंस स्पार्क के सेगमेंट में आकाशगंगा की नई खोज के बारे में विस्तार से जानेंगे।
अलकनंदा आकाशगंगा की खोज कैसे हुई? पुणे के खगोलविदों ने एक प्राचीन आकाशगंगा की खोज की है जो हमारी आकाशगंगा से मिलती जुलती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से प्राप्त आंकड़ों का अध्ययन करते हुए नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की एक टीम ने इस आकाशगंगा के बारे में पता लगाया। रिसर्चर्स राशि जैन और योगेश वडाडेकर ने एक ऐसी गैलेक्सी देखी जो हमारी अपनी मिल्की वे जैसी ही है। इस खोज में पता चला कि प्राचीन अलकनंदा आकाशगंगा उस समय से अस्तित्व में है जब ब्रह्मांड करीब 1.5 अरब वर्ष ही पुराना हुआ था, जो ब्रह्मांड की उम्र का लगभग 10वां हिस्सा है। भारत में हुई इस खोज को यूरोपियन जर्नल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ने पब्लिश किया है। रिसर्चर जैन और वडाडेकर ने JWST से ली गई 70,000 से ज्यादा आकाशगंगाओं की छवियों का अध्ययन किया और उनमें से लगभग 2700 सबसे दूर और सबसे चमकीली आकाशगंगाओं को अध्ययन के लिए चुना। देखते ही अलकनंदा सबसे अलग नजर आई और इसमें ऐसे तारे भी हैं जिनका कुल द्रव्यमान सूर्य से 10 अरब गुना है। खोजकर्ताओं ने गैलेक्सी की 21 अलग अलग फिल्टर से ली गई तस्वीरों को एनालाइज किया। हर फिल्टर में इसकी रोशनी का एक अलग हिस्सा दिखा। JWST डेटा के भंडार से उन्हें बहुत ज्यादा सटीकता से गैलेक्सी की दूरी, धूल की मात्रा, गैलेक्सी में कितने तारे हैं और समय के साथ कितनी तेजी से नए तारे बन रहे हैं, इसका अनुमान लगाने में मदद मिली। क्या है आकाशगंगा अलकनंदा की सर्पिल भुजाओं का रहस्य? अलकनंदा नाम की इस आकाशगंगा में स्पष्ट रूप से सर्पिल पैटर्न देखने को मिला है। काफी हद तक इस आकाशगंगा की संरचना हमारी आकाशगंगा जैसी ही है। इसमें पहले से ही 2 बड़ी स्पाइरस आर्म्स हैं जो एक चमकदार गोल सेंट्रल रीजन के चारों ओर लिपटी हुई हैं, जो लगभग 30,000 लाइट ईयर्स में फैली हुई हैं। इससे भी ज्यादा असरदार बात यह है कि यह आकाशगंगा हर साल नए तारे बना रहा है, जिनका कुल वजन हमारे सूरज के वजन का लगभग 60 गुना है। यह दर आज की मिल्की वे से लगभग 20 गुना ज्यादा है। रिसर्चरों को लगता है कि अलकनंदा के लगभग आधे तारे पिछले 200 मिलियन सालों में बने हैं। ब्रह्मांडीय समय यानी कि कॉस्मिक टाइम में इसे पलक झपकना जितना ही समय कहते हैं। रिसर्चर राशि जैन बताती हैं कि अलकनंदा में वो स्ट्रक्चरल मैच्योरिटी है जिसे हम अरबों साल पुरानी गैलेक्सी से जोड़ते हैं। इस समय इतनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड स्पाइरल डिस्क मिलना हमें यह बताता है कि गैलेक्सी बनने वाला फिजिकल प्रोसेस, गैस जमा होना, डिस्क का जमना और शायद स्पाइरल डेंसिटी वेव्स का बनना अभी की संरचना के अंदाजे से कहीं ज्यादा अच्छे से काम कर सकती है। यह हमें अपने सैद्धांतिक रूपरेखा पर फिर से सोचने को मजबूर कर रहा है। शोधकर्ताओं को इसकी संरचना में मौजूद क्रम के स्तर अचरज में डाल रहे हैं। किसी भी आकाशगंगा की भुजाएं सर्पिल तब बनती हैं जब आकाशगंगा की डिस्क एक जगह पर घूमती है, जिससे घनत्व तरंगे उन भुजाओं का निर्माण कर पाती हैं। लेकिन इसका निर्माण इतनी जल्दी होने का मतलब अलकनंदा ने तेजी से जो पदार्थ है उसे जमा किया होगा, और इसका मतलब वैज्ञानिक ये निकाल रहे हैं कि युवा ब्रह्मांड में आकाशगंगा को आकार देने वाली प्रक्रियाएं पहले किए गए अनुमानों से कहीं ज्यादा कुशल थीं। क्या यह खोज बदल देगी ब्रह्मांड की पुरानी थ्योरी? अलकनंदा की खोज आकाशगंगाओं के विकास की लंबी प्रक्रिया और समय सीमाओं को चुनौती देती है। अगर JWST के आंकड़ों में अलकनंदा जैसी और आकाशगंगाएं दिखाई देती हैं, तो वैज्ञानिकों को इस बारे में अपने पुराने शोध और थ्योरियों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार सर्पिल आकार तब बनते हैं जब आकाशगंगाएं अपनी पड़ोसी आकाशगंगाओं के साथ मिलकर क्रिया करती हैं। अगर ये अलकनंदा के लिए सही है तो इससे पता चलता है कि शुरुआती ब्रह्मांड में भी ऐसे क्षेत्र थे जहां ऐसी परस्पर क्रियाएं हो सकती थी। अगर गैलेक्सी इतनी तेजी से मैच्योर हो सकती है तो शुरुआती यूनिवर्स हमारी सोच से कहीं ज्यादा डायनेमिक और विकसित था। हमारी जैसी दुनिया बनने के हालात शायद किसी के सोचने से भी पहले ही बन गए होंगे। कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं, फिर भी अलकनंदा ने वैज्ञानिकों के युवा ब्रह्मांड के प्रति नजरिए को बदल दिया है। पुणे की एक छोटी सी टीम की बदौलत
मिल्की वे जैसी आकाशगंगाओं के निर्माण की कहानी अचानक और भी दिलचस्प हो गई है। कुल मिलाकर कहें तो अलकनंदा आकाशगंगा है तो कमाल की खोज, जो ब्रह्मांड के कई अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने में मदद तो करेगी और गैलेक्सी को समझने की पुरानी थ्योरियों और शोध पर दोबारा से वैज्ञानिकों को काम करने के लिए एक नया स्पार्क भी देगी। तो इसी के साथ साइंस स्पार्क में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो साइंस स्पार्क के माध्यम से हम आपके लिए लेके आते हैं कई सारी रोचक जानकारियां जो आपके काम की भी है। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। अब आइए बात कर लेते हैं नया सवेरा में हमारे खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट्स की, जहां आपको बताते हैं अलग अलग समाचार पत्रों में क्या कुछ खास खबर आज प्रकाशित हुई है। संध्या, क्या कुछ आज खास खबरें ऐसी? मुगल, पहली खबर हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर सामने आया है। जी हां, पकड़ा गया पाकिस्तान का झूठ, क्योंकि पीआईबी फैक्ट चेक ने दुष्प्रचार का पर्दाफाश किया है। कैसे किया है वो अपने दर्शकों को बताते हैं। पाकिस्तान का झूठ जिस तरह से पकड़ा गया, तो इंटरनेट मीडिया पर फैलाए जा रहे पाकिस्तानी दुष्प्रचार का पीआईबी ने किस तरह से फैक्ट चेक के माध्यम से पर्दाफाश किया है। झूठा दावा किया गया था कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के राफेल लड़ाकू विमानों और S-400 वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट किया था। पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार पाकिस्तान के कई इंटरनेट मीडिया अकाउंट से ये प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए भारत के पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वेद प्रकाश मलिक का छेड़छाड़ किया हुआ एआई वीडियो साझा किया जा रहा था, जिसे पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने सामने लाया और ये पर्दाफाश किया। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान लगातार किस तरह से झूठ फैलाने का काम करता है, लेकिन भारत के पास भी पीआईबी फैक्ट चेक जैसी एक महत्वपूर्ण टीम है जो साफ तौर पर बताती है कि पाकिस्तान किस तरह से झूठ फैला रहा है। बिल्कुल संध्या, और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ, आप बता दें जो तिरंगा झंडा है इसके पुनर्चक्रण के लिए अब लगातार काम किया जा रहा है। एक ऐसी संस्था जो कि लगातार इसको रिसाइकिल करती है, क्योंकि तिरंगे झंडे की जब हम बात करते हैं, हर घर तिरंगा अभियान जैसे तमाम जो अभियान हम देखते हैं, उसके चलते हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है उसका उपयोग भी बढ़ता हुआ नजर आता है। हर घर पर दफ्तरों में जो राष्ट्रीय ध्वज लहराता नजर आता है, लेकिन जब इसका निष्पादन की बात हम करते हैं तो वो एक बड़ी चुनौती रहती है, बड़ा चैलेंज था। लेकिन इसको अब इसके पुनर्चक्रण की अगर बात की जाए तो पानीपत में आप बता दें सेवानिवृत्त मेजर जनरल हैं जो अब तक करीब 8 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज जो हैं उनका पुनर्चक्रण कर चुके हैं, और उसके बाद न सिर्फ जो राष्ट्रीय ध्वज है वो नया होकर पहुंच रहा है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी ये खबर काफी अहम है। अगली खबर उपलब्धि भरी है, क्योंकि मांगरबनी में दिखी है दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली। जी हां, अरावली की हरियाली और चट्टानी ढलानों के बीच बसे मांगरबनी ने एक बार फिर अपनी अनोखी बायोडायवर्सिटी का असरदार प्रमाण पूरी दुनिया के सामने रखा है। अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका कैट न्यूज 82 में प्रकाशित रिसर्च में यह खुलासा किया गया है कि यहाँ दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली रस्टी स्पॉटेड कैट की मौजूदगी है। इसके अलावा कैमरे में अलग अलग जगह पर यह बिल्ली नजर भी आई है। बिल्ली के लिए आदर्श आवास मौजूद है, ये बात इस रिपोर्ट के माध्यम से बताई गई। रिसर्च करेंगे रेजिडेंसी का अध्ययन हरियाणा वाइल्ड लाइफ के साथ मिलकर। ये दोनों जो रिसर्चर हैं वो यहाँ उनकी संख्या और उनके रेजिडेंट का पता लगाएंगे, जिससे ये पता लग सके कि ये बिल्ली मांगरबनी में स्थायी रूप से रहती हैं या इसका विस्तार कहां तक हो रहा है।
तो ये कुछ अहम खबरें जो आपने यहाँ पर जानी, बाकी खबरों से अलग और भी कुछ ऐसी विशेष खबरें हैं जो आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, और कम लाल पर असली डाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। चलिए ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और आइए अब आपको लिए चलते हैं दुनिया भर की तमाम खबरों में। विशेष रूप से चिलाव और क्लिनोची में पुल स्थलों पर प्रारंभिक गतिविधियों जो हैं शुरू हो चुकी हैं। क्लिनोची में क्षतिग्रस्त पुल के मलबे को पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए नरसंहार की चौतरफा निंदा हो रही है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और जांच भी जारी है। आज मृतकों और घायलों के सम्मान में ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा। लंदन में कल शाम ऑस्ट्रेलियाई हाई कमीशन के बाहर लोगों ने कैंडल निकालकर सिडनी के वॉनी बीच पर हुए हमले में मृतकों को श्रद्धांजलि दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यदि पश्चिमी देश यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी प्रदान करते हैं तो कीव नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होने की अपनी कोशिश छोड़ सकता है। ये भी कहा कि अमेरिका उन पर रूस को क्षेत्र सौंपने के लिए दबाव ना बनाए। और वर्ल्ड वॉच के बाद अब आइए नजर डालते हैं स्पोर्ट्स ट्रैक पर, जान लेते हैं खेल जगत की भी खबरें। खासतौर से अगर बात की जाए क्रिकेट की तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले को 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 2-1 से बढ़त भी हासिल कर ली है। धर्मशाला में खेले गए सीरीज के तीसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने जीत के लिए 118 रनों का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की ओर से अभिषेक और शुभमन गिल ने टीम को तेज शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 60 रन जोड़े। इसके बाद तिलक और गिल ने दूसरे विकेट के लिए 32 रनों की साझेदारी की, लेकिन मार्को येंसेन ने शुभमन गिल को बोल्ड कर दिया। वे 28 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 28 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान सूर्य कुमार यादव एक बार फिर असफल रहे और 12 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने 25 रन शेष रहते भारत की जीत सुनिश्चित की। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 18 गेंदों पर 3 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 35 रन जोड़े। और वहीं अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी आज दिल्ली में होंगे। पूरी दिल्ली आज मेसी का जादू देखेगी। दोपहर 1 से 4 बजे तक अरुण जेटली इंटरनेशनल स्टेडियम में एक सेलिब्रिटी मैच भी होगा, जिसमें मेसी भी अपना मैजिक दिखाएंगे। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने अलग से एडवाइजरी भी जारी कर दी है। ट्रैफिक नियमों और दर्शकों की आवाजाही के चलते स्टेडियम के अंदर और आसपास ट्रैफिक धीमा रहने की उम्मीद है। और दिल्ली से पहले कल मुंबई में भी दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी के जादू जो है वो हम देखा कि मुंबई में भी नजर आया संध्या, और पूरी मुंबई जो है एक बड़े फुटबॉल स्टेडियम में तब्दील होती नजर आई। बिल्कुल, इस गॉड टूर के तहत मेसी वानखेड़े स्टेडियम में नजर आए। फुटबॉल आइकन लायनल मेसी रविवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पहुंचे तो ये मशहूर क्रिकेट स्टेडियम मानो किसी फुटबॉल अरीना जैसा दिखाई दिया। इस दौरान कई कलाकारों ने परफॉर्म भी किया। वानखेड़े में एक सेलिब्रिटी मैच भी खेला गया, जिसमें खेलों और मनोरंजन जगत से जुड़ी हस्तियां एक साथ खेलती नजर आईं। मेसी ने टीमों के साथ बातचीत भी की। वहीं उन्होंने मैदान पर मौजूद युवा फुटबॉलर्स के साथ भी बात की। मेसी के प्रशंसकों के लिए ये जीवन में एक बार आने वाला मौका था, जब उन्हें अपने हीरो को साक्षात देखने का अवसर मिला। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंदुलकर और भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री भी मौजूद रहे। मेसी और सचिन तेंदुलकर ने अपनी अपनी जर्सी का आदान प्रदान किया। मेसी का मुंबई दौरा खेलों का जश्न मनाने के एक शानदार अवसर के रूप में सामने आया। वानखेड़े स्टेडियम की ये शाम तमाम खेल प्रेमियों के जीवन की एक यादगार शाम बन गई, जब उन्हें
अपने पसंदीदा फुटबॉलर को अपने घरेलू मैदान में आंखों के सामने देखने का मौका मिला। श्यामा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मुंबई। और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और महान फुटबॉलर मेसी ने मुंबई में मिलकर प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया। सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने इसकी जानकारी दी। सीएम फडणवीस ने लिखा, महाराष्ट्र के खेल इतिहास में प्रोजेक्ट महादेव एक नया अध्याय। इस पहल के तहत पूरे महाराष्ट्र से चुने गए 60 होनहार फुटबॉल खिलाड़ियों को महाराष्ट्र सरकार की ओर से 5 साल की रेजिडेंशियल स्कॉलरशिप मिलेगी। इन युवा खिलाड़ियों को लियोनेल मेसी से ट्रेनिंग लेने का भी मौका मिलेगा। और आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर अपने विचार लिखे हैं। उन्होंने लिखा है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 75वीं पुण्यतिथि पर मेरा सादर नमन। उन्होंने देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अखंड और सशक्त भारतवर्ष के निर्माण में उनका अतुलनीय योगदान कृतज्ञ राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता। और आइए देखते हैं कैसे सरदार पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता ने आधुनिक भारत की एकता की नींव रखी। 15 अगस्त 1947 को भारत सैकड़ों साल की गुलामी से मुक्त हुआ। कठिन संघर्ष और बलिदान के बाद मिली ये आजादी बिना शर्त नहीं थी। देश को बंटवारे का जहर पीना पड़ा। 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। अंग्रेज प्रशासित राज्य दोनों देशों के बीच मजहबी आधार पर बांटे गए। बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं हुआ था, आबादी भी धार्मिक आधार पर बंट रही थी। देश सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था, लेकिन असली मसला देशी रियासतों का था। आजादी के समय देश में कुल 565 रियासतें थीं। माउंटबेटन प्लान के तहत राजा और रजवाड़ों को दोनों देशों में से किसी एक को चुनने या अलग रहने का विकल्प दिया गया। कई रजवाड़े भारत में विलय के लिए आसानी से तैयार हो गए, लेकिन कई ऐसे भी थे जो स्वतंत्र रहने का ख्वाब देख रहे थे। सरदार पटेल ने राजाओं और नवाबों से देशभक्ति की भावना दिखाने का आह्वान किया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि देशी राजाओं का अलग राज्य बनाने का सपना असंभव है। 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल ने रियासतों के प्रति आजाद भारत सरकार की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि रियासतों को 3 विषयों सुरक्षा, विदेश और संचार व्यवस्था के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा। कई रियासतों ने भारत सरकार की बात मान ली और 15 अगस्त आने से पहले ही विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। देश जब आजाद हुआ तब सबसे बड़ा सवाल एकता का था। रियासतों को जोड़ना वो कठिन कार्य था। तमाम कोशिशों के बावजूद हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर रियासत भारत का हिस्सा बनने को तैयार नहीं थी। जूनागढ़ ने पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की, जबकि कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अलग देश बने रहने का ऐलान किया। 5 सितंबर 1947 को जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खान जी ने पाकिस्तान के साथ विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। सरदार पटेल ने नवाब से अपना फैसला बदलने को कहा, लेकिन नवाब ने नहीं माना। इस बीच जूनागढ़ के लोगों ने नवाब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बढ़ते विरोध के बीच नवाब को पाकिस्तान भागना पड़ा और जूनागढ़ भारत में मिला लिया गया। आरजी लड़त के नाम पर एक प्रजा की आंदोलन शुरू किया गया जूनागढ़ में, और प्रजा की आंदोलन के थकी उन्होंने एक सत्ता ले ली। इधर निजाम ने हैदराबाद को आजाद देश घोषित कर दिया। इस बीच हैदराबाद में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। भारत ने हैदराबाद में सेना भेजने का फैसला किया। 13 सितंबर 1948 को भारत और हैदराबाद के बीच लड़ाई शुरू हुई और 18 सितंबर को निजाम की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इधर कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के जवान और कबायली घुस आए। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत ने विलय पत्र पर दस्तखत किए बिना मदद भेजने से इनकार कर दिया। आखिरकार 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने विलय के कागजात पर दस्तखत कर दिए। इस तरह सरदार पटेल की दृढ़ता और दूरदर्शिता की वजह से
तमाम देशी रियासतें भारत का हिस्सा बनती गईं। वल्लभ भाई का इतना बड़ा प्रदान शायद एक ऐतिहासिक घटना है। इतिहास में ऐसी घटना कभी बनी ही नहीं है, और इसीलिए हम उनको लौह पुरुष भी कहते हैं। सरदार पटेल अगर ना होते तो भारत का मानचित्र वैसा ना होता जैसा आज है। और गृह मंत्री अमित शाह ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। एक पोस्ट के जरिए अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय एकता के प्रतीक मजबूत भारत के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता हूं। सरदार साहब ने खंड खंड में बटे आजाद भारत को तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद एकीकृत करने का काम किया। वो पहले गृह मंत्री के रूप में मां भारती की सुरक्षा, आंतरिक स्थिरता एवं शांति की स्थापना को ही उन्होंने अपना जीवन लक्ष्य बनाया। सहकारी आंदोलन को पुनर्जीवित कर महिलाओं, किसानों के स्वावलंबन से आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने वाले सरदार साहब राष्ट्र प्रथम के पथ पर ध्रुव तारे के समान हम सभी का मार्गदर्शन करते रहेंगे। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपकी और हमारी सेहत की फिटनेस मंत्र में। खासतौर से संध्या देखा जाए सर्दियों का जो मौसम है वो अब शुरू हो गया और ऐसे में खान पान पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल, और इसीलिए आहार में क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी और इस मौसम में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो जानिए हमारे इस खास सेगमेंट के जरिए। सर्दियों में आहार को लेकर विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। सर्दियों में कई तरह के व्यंजन, घी, तेल से बने भोजन की मात्रा अधिक हो जाती है और शारीरिक श्रम में कमी आती है। इसके कारण वजन बढ़ने लगता है और कई तरह की समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। सर्दियों में कैसा आहार लेना चाहिए, ये समझना आवश्यक है। सर्दियों में हरे पत्तेदार सब्जियां काफ़ी मात्रा में, जैसे पालक हो गया, साग हो गया और बहुत सारी मेथी हो गया, बथुआ हो गया, तो हमारे सीजनल वेजिटेबल्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और इसके साथ साथ आप अगर सीरियल्स की बात करेंगे, अनाज की बात करेंगे, तो हम मोटे अनाज जो डायबिटीज़ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं शुगर कंट्रोल करने में, उसमें जैसे आपका रागी, बाजरा, जवार, ये सब हो गया। तो मोटे अनाज की मैं अगर बात करूँगी तो उसमें अगर बाजरा जैसे हो गया वो विंटर्स में लिया जा सकता है। नट्स अगर सोक्ड लेंगे जैसे भिगोकर, बादाम, अखरोट, तो उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स उसके कम हो जाते हैं, ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी रहती है। सर्दियों के मौसम में आहार का विशेष महत्व है। संतुलित आहार से हमें पर्याप्त ऊर्जा मिलती है, वहीं सही पोषण रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में सहायता करता है। सर्दियों के मौसम में आहार को लेकर लापरवाही करना समस्या का कारण बन सकता है। सर्दियों में अपने पोषण और आहार का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। ठंड में जैसे होता है कि देसी घी से बनी कुछ हम पंजीरी बनती है कई घरों में, या फिर लड्डू, पिन्नी, ये सब फेमस चीज़ें हैं। तो जो पेशेंट डायबिटिक है तो उन्हें ये देखना है कि वो कैसे अपनी प्रिपरेशन करे कि जो वो बहुत कम से कम उस घी में बनी हो और उसमें कुछ ऐसी शुगरी चीज़ें जो हमारा मीठा है वो ना डले। उसकी बजाय आप कुछ जो हेल्दी सीड्स वगैरह होते हैं, जैसे हमारे पास सेसमे सीड हो गया, चिया सीड्स हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गया, वो सब ऐड करके आप थोड़ी प्रिपरेशन बना सकते हैं और उसका पोर्शन साइज भी कंट्रोल करना चाहिए। अपने आहार में हर तरह के खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए जिससे शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन, खनिज और महत्वपूर्ण पोषक तत्व मिल सकें। सर्दियों में गर्म दूध और हल्दी मिलाकर पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और संक्रमण व सर्दी जुकाम से बचाव होता है। ब्रेकफास्ट की बात करें तो आप कोई भी प्रोटीन रिच जैसे बेसन चीला हो गया और बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, ओट्स का बना कुछ हो गया, या फिर आपको स्टफ्ड रोटी ले सकते हैं, जैसे बथुआ आ गया, पालक आ गया, होमली प्रिपेयर्ड, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जो बेसिकली आपका जो एक मील है उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्ब्स भी होने चाहिए, फैट्स भी होना चाहिए और मतलब कंप्लीट मील होना चाहिए। सूप्स यूजुअली अच्छा ऑप्शन है अगर वो घर पे बना हुआ है। संतुलित आहार का सेवन करें जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बने और सर्दियों के मौसम में भी आप स्वस्थ रह सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।
तो हमारे इस खास सेगमेंट के जरिए जाना आपने कि सर्दियों के मौसम में आपको क्या खाना है और खास तौर पर क्या नहीं खाना है। इसके साथ साथ नया सवेरा में आइए बात कर लेते हैं मौसम की। तो जाना आपने मौसम का हाल और खासतौर से अब दिसंबर का महीना है तो ठंड की बात तो होगी ही। मैदानी इलाकों में भले ही अभी प्रचंड सर्दी नहीं पड़ रही, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी ने माहौल बना दिया है। तो नया सवेरा में आप लीजिए इन खास लाहौल स्पीति में हो रही बर्फबारी की झलकियों का आनंद, जहां सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। इनका आनंद आप लीजिए। मुझे, मेरे सहयोगी मुकुल और हमारी पूरी टीम को इसके साथ ही दीजिए इजाजत। नमस्कार।